हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और सिंसियरली सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो हिस्ट्री क्लास 12th की दूसरी किताब है उसका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज थीम नंबर 9 जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उसके साथ में अपनी बातचीत की शुरुआत करी थी। हम लोगों ने ये देख लिया था कि मुगल्स का जो अंपायर है उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, एक ब्रीफ आपका टाइमलाइन क्या है, कौन से आपके मेजर इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं और उनके थोड़े बहुत कुछ अकम्पलिशमेंट्स वगैरह जो रहे थे उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। उसी के आगे आज हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और कायदे से हमारी बुक का जो कंटेंट है वो इसी लेक्चर से शुरू होगा। तो हम लोग देखेंगे किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में जो मुगल कोर्ट हमको पढ़ना है उसकी अथॉरिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो बातचीत हमें करनी है, उसके जो मैकेनिज्म्स हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है मुगल कोर्ट 16th और 17th सेंचुरी के बीच में। तो हमको इसमें ये देखना है कि जब मुगल एम्पायर वेल एस्टैब्लिश हो गया था 16th और 17th सेंचुरी का मतलब है 1500s में एंड 1600s में आपका जो मुगल कोर्ट है उस वक्त में किस तरह से चल रहा था। आप आए, आपने जीता, आपने एक अंपायर बनाया, उसके बाद में आपने उस अंपायर की बाउंड्रीज को बढ़ाया, आपने फ्रंटियर को जो है जितना हो सका आपने एक्सपैंड किया और उसके बाद फाइनली आपके पास में एक बहुत बड़ी टेरिटरी आ गई है जिसके ऊपर अब आप रूल कर रहे हैं, जिसके ऊपर अब आप राज कर रहे हैं या फिर आप अपना शासन चला रहे हैं। इस तरीके से आपने अपना अंपायर बना लिया। अब जब सब कुछ स्टैब्लिश हो गया है तो उसके बाद में प्रशासन चलाना पड़ेगा। प्रशासन चलाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोर्ट, या फिर जिसके लिए हम लोग हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं दरबार। तो बेसिकली पहली चीज जो हम लोगों ने देखनी है वो यही है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यानी कि सन 1500 में और सन 1600 में, 1501 से लेकर 1599 तक की बात कर लें या 1600 या 1601 से लेकर 1700 के बीच की बात कर लेते हैं। इस बीच में आपका जो मुगल कोर्ट है, मुगल दरबार किस तरीके से चलता था, क्या होता था वहां पे और क्या नहीं होता था। तो पहली चीज तो ये कि जो मुगल अंपायर के मोनार्क्स थे, जो मुगल अंपायर के आपके बादशाह वगैरह थे, जो आपके एम्परर थे या रूलर थे, ये अपने आप को लेजिटिमेट रूलर मानते थे। इस लार्ज पॉपुलेशन का, इस हेट्रोजेनस पॉपुलेशन का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उस इलाके में रहती है जिसके ऊपर ये लोग रूल करते हैं। लेजिटिमेट रूलर का मतलब यह है कि ये मानते थे कि कानूनी तौर पर जो है वो इनके ऊपर रूल करने का हक रखते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी क्योंकि उन्होंने आकर इस पूरे इलाके को जीता था जहां पर वो रूल कर रहे थे। तो अगर आपने जीता है और आपने जीतने के बाद में अपना अंपायर स्टैब्लिश किया है तो आप लेजिटिमेट रूलर हो। बट साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं जिनके ऊपर शासन करना है वो भी अपने हैं। हम लोग इनके साथ में मतलब गलत तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम लोग सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करेंगे क्योंकि हम लोग सबके रूलर हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर तरीके के लोगों के ही रूलर हैं। हम क्योंकि इस पूरे इलाके के ऊपर हमने अपना अंपायर बनाया है और हमारे इस अंपायर को बनाने के बाद इस इलाके की सारी पॉपुलेशन हमारे अधीन आ गई है। तो ये पॉपुलेशन कितनी भी हेट्रोजेनस हो, इसमें कितने भी धर्म संप्रदाय मानने वाले लोग हों, कितने भी अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हों, ये सारी की सारी पॉपुलेशन अपनी है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तरीके के डिफरेंसेस के, उसी तरीके से हम लोग भी जो हैं इनका ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग इनकी माँ की तरह हैं और ये हमारे बच्चों की तरह हैं। हम इनके लेजिटिमेट रूलर हैं और हम इनका पॉपुलेशन में जो भी व्यक्ति है, किसी भी कस्टम, किसी भी ट्रेडिशन को मानने वाला हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, किसी भी तरीके की आपकी बिलीफ्स को फॉलो करने वाला हो, हम उसके रूलर हैं और हम लेजिटिमेट रूलर हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। अब ये जो एक पर्टिकुलर आइडिया है कि हम क्योंकि लेजिटिमेट रूलर है तो हमारी प्रजा जो है वो हमारी बच्चे की तरह है, हम उनकी माँ की तरह हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे, हम उनके ऊपर रूल करने का जो है हमारे पास जस्ट अधिकार है और हम लोग जस्ट तरीके से या फिर इंसाफ के तकाजे को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनके ऊपर रूल करेंगे। ये जो 4-5 बातें थी, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को फैलाने के लिए, लोगों के बीच में इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को ट्रांसमिट करने के लिए मुगल्स जो थे वो अपने इस विजन को ट्रांसमिट करने के लिए कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करते थे। उनमें से एक तरीका यह था कि वो अपने डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को लिखवाते थे। डायनेस्टिक हिस्ट्रीज का मतलब यह होता है कि एक पर्टिकुलर राजा आया, उसने अपने कालखंड में जो भी काम वगैरह किए हैं, उसका जो भी टाइम पीरियड रहा है, उसने वो सारी चीजों को बाकायदा रिकॉर्ड करवाया है। उसके बाद कोई राजा आया, उसने भी अपना एक पर्टिकुलर टाइम, अपना जो है, ये जो पहला राजा गया था ये उसका बेटा है, लेट्स से, यानी कि एक पर्टिकुलर डायनेस्टी आपकी शुरू हो गई है। तो अब ये जो डायनेस्टी में दूसरा राजा आया है, इसने भी अपना जो राज किया है, इसने उसमें जो भी अपना शासन वगैरह रहा, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वगैरह को उसने रिकॉर्ड करवा लिया, लिखवा के, क्रमबद्ध करवा के, एक किताब बनवा के रख लिया। तीसरा राजा आया, इसके बाद इनका बेटा या फिर जो भी इनका कोई रिलेटिव वगैरह, उसने भी यही काम किया। अब एक के बाद एक ही परिवार में जो है आपके शासक आते चले जा रहे हैं और वो सबके सब जो भी अपना रूल कर रहे थे उस पर्टिकुलर रूल का रिकॉर्ड वगैरह जो है वो लोग रखवाए चले जा रहे हैं।
वो लोग उस रूल को जो है क्रमबद्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि बाद में कोई अगर उनके शासन के बारे में पढ़ना चाहे तो समझ सके कि वो किन बातों को ध्यान में रखकर राज करते थे, क्या उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, क्या उनको पसंद था, क्या नापसंद था, कितना वो इंसाफ पसंद थे, कितना वो जस्ट रूलर थे, कितना वो सबके बीच में जो है किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते थे, किस तरह से वो अपनी प्रजा से प्यार करते थे। सारी चीजों को जो है सबको पता चल सके। तो एक तो अपनी जनता के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में इस बातों को ट्रांसमिट करने के लिए, और बाद में अपना हिसाब किताब रखने के लिए कि उनको इतिहास में किस तरह से याद रखा जाएगा, हर चीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपनी डायनेस्टिक हिस्ट्रीज जो है वो लिखवाया करते थे। अब ये जो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज वगैरह लिखी जाती थी, इनको लिखने के लिए भी बकायदा स्पेसिफिक या स्पेशल राइटर्स को अपॉइंट किया जाता था, और ये होते थे आपके कोर्ट हिस्टोरियंस। कोर्ट हिस्टोरियंस का मतलब ये है कि आपका काम ही यह है कि रोज 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 जो भी आपका दरबार लग रहा है, रोज रोज जो एक पर्टिकुलर राजा के जिंदगी में आपकी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, इनका आपको हिसाब किताब रखना है। अगर उसको आगे जाके कोई जंग लड़ना पड़ेगी तो उसके बारे में आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है, जो भी नतीजा निकलेगा उसके बारे में रिकॉर्ड रखना है, और इन सब चीजों को फिर आपको क्रमबद्ध तरीके से 10-10 साल, 15-15 साल जो भी इंटरवल आप लेके चल रहे हैं, उसके एक पर्टिकुलर आपको सेक्शन बनाकर इनको लिखना पड़ेगा। तो ये सारा काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, इनको बोला जाता था कोर्ट हिस्टोरियंस। और इसमें ये जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे, अब ये डायनेस्टिक हिस्ट्रीज वगैरह लिखा करते थे, और इसमें करते क्या थे, जिस भी एम्परर के बारे में वो अपनी कोर्ट हिस्ट्री लिख रहे हैं या फिर वो डायनेस्टिक हिस्ट्री लिख रहे हैं, उसकी जिंदगी में जितने भी अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, वो सबका अकाउंट रखते चले जाते थे। अब 5 साल 10 साल में उनको लगा कि काफी ज्यादा मात्रा में जो आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो गया, तो वो बीते हुए जो 10 साल गए इसके बारे में फिर वो अपना रिकॉर्ड, जो भी अपना पुराना रिकॉर्ड था उसको पढ़कर फिर उसमें हिस्ट्री लिखना शुरू कर देते थे। प्लस साथ में रोज रोज आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज राजा की चल रही उनका रिकॉर्ड चल ही रहा है। अब लेट से ये जो पुरानी एक्टिविटीज 10 साल की आपके पास में, इसके ऊपर आपने एक जो है उसके ऊपर हिस्ट्री लिखकर आपने तैयार करके रख दी, और रोज रोज की रिकॉर्डिंग करते करते लेट से आपके पास में 10 साल और निकल गए, तो अब 10 साल का मटेरियल और आ गया। इस 10 साल की फिर आपने एक और किताब लिख दी, करते करते राजा की जिंदगी खत्म होते होते लेट से 4-5 किताबें इकट्ठी हो गई। अब आपने उन सबको बैठ के फिर से एडिट किया, रिव्यू किया, और उन सबको जोड़ के या तो एक किताब बना दी या फिर एक ही किताब के कई सारे वॉल्यूम्स बना दिए। इस तरीके से हुआ यह कि उस राजा की डायनेस्टिक हिस्ट्री जो है, या फिर उस एम्परर की जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है, वो रिकॉर्ड हो गई, उसका एक अच्छा खासा हिसाब किताब जो है बन गया। अब ये सब करने के साथ साथ अगर आपको इस राजा के शासन के बारे में लिखना है, तो फिर इस राजा के का जहां पर शासन चल रहा है, इस एम्परर का या इस बादशाह का जहां पर शासन चल रहा है, उस जगह के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उस देश के बारे में, उस एम्पायर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे या ये जो राइटर्स थे, ये एक चीज और करते थे, ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने इलाके में मुगल्स का रूल चल रहा था या फिर नहीं भी चल रहा था, तो उन अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, या फिर वहां अपने लोगों को भेजते थे, और वहां से अलग अलग रीजन्स की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अपनी जो भी आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। इससे दो चीजें होती थी, एक तो इनको हिस्ट्री जो लिख रहे हैं ये बैठ के बादशाह के बारे में, वो लिखने में थोड़ा आसानी हो जाती थी, जिस जगह का जिक्र आ रहा है उस जगह के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। दूसरा यह है कि आप राजा के साथ में भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है उस पर्टिकुलर जगह के बारे में रूल कर सके, उस जगह को अच्छे से जो है इफेक्टिवली डील कर सके। एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपने बातचीत करी कि भैया हमको असम के बारे में जो है, लेट से आपके बादशाह जो है असम के कुछ इलाके पर रूल करता है। अब वहां पर बादशाह का रूल कैसे चल रहा है आपको यह पता करना है, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो बादशाह की असम को लेके क्या पॉलिसीज हैं, दूसरा यह कि असम के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि वहां पर क्या होता है, क्या नहीं होता, लोग किस तरीके के हैं, कस्टम्स किस तरीके के हैं, कल्चर किस तरीके का है। अब इन दोनों बातों को आप के बारे में अगर आपको पता होगा, तब आपको समझ में आएगा कि बादशाह सर्टेन तरीके के फैसले इस इलाके में क्यों लेता है। हो सकता है वहां के लोगों के कस्टम्स या कल्चर के कारण लेता हो सकता है किसी और वजह से लेता हो, मगर पॉइंट इस कि अगर आप एक जगह के बारे में अच्छे से जानते हो तो उसका अच्छा से विस्तृत वर्णन आप कर सकते हो। दूसरी चीज आपको तब ये जो भी फैसला उस पर्टिकुलर जगह के बारे में लिया गया है, उसका फिर लॉजिक जो है, उसका जो जस्टिफिकेशन है, वो आप बता सकते हो। तीसरी चीज ये कि इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप कंपेयर कर सकते हो बादशाह किस तरीके के फैसले ले रहा है, और आप उसको एडवाइस भी कर सकते हो कि सर आपको ये और करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा होगा, मेरे पास ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड आएगा, तो मैं ज्यादा बढ़िया हिस्ट्री लिख पाऊंगा। तो इस तरीके से जो है कोर्ट हिस्टोरियंस कई सारे काम करते थे। पहला काम क्या करना है, पहला तो रोज रोज आपके बादशाह के दरबार में और उसकी जिंदगी में जो भी चीजें चल रही हैं सबका रिकॉर्ड रखना। जब ये रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है कई सालों का, उसके बाद इसके ऊपर जो है हिस्ट्री वगैरह लिखना तैयार करना। और तीसरा, जितने इलाके पे ये रूल कर रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर अगर कोई इलाका ऐसा है जहां पे रूल नहीं भी कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट का, सब जगहों से उन इलाकों की, उनके कस्टम्स की, कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की इंफॉर्मेशन हासिल करना। राजा का शासन किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। और इन सारी चीजों की मदद से अपनी हिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से लिखना, प्लस एम्परर को
मदद भी करना ये सारी इंफॉर्मेशन देकर कि अगर कुछ गलतियां हैं, कहीं खामियां हैं, तो आप उनको ठीक कर लो और ज्यादा इफेक्टिवली आप उसको रूल में इस्तेमाल कर सको। तो ये सारे काम जो है आपके जो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिखी जाती थी और डायनेस्टिक हिस्ट्री लिखने वाले कोर्ट हिस्टोरियंस हैं वो किया करते थे। अब यहां पर एक पर्टिकुलर आपको फोटोग्राफ मैंने लगाई है, ये बेसिकली इसी तरीके की एक डायनेस्टिक हिस्ट्री की किताब है। अब यहां पे हालांकि ये सब कुछ पर्शियन में लिखा है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ऐसे, मगर बेसिकली ये पर्टिकुलर एम्परर है, उसके डायनेस्टिक हिस्ट्री का एक आपका की जो किताबें लिखी गई थी उनमें से एक पर्टिकुलर किताब है। आगे इस तरीके की डायनेस्टिक हिस्ट्रीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में और बात करेंगे। बट अब इसमें आप देखोगे तो आपको उस पर्टिकुलर एम्परर की जिंदगी के एक सर्टेन फेस के बारे में, जो भी 5 साल 10 साल 15 साल का कालखंड है, उसके बारे में आपको पता चलता है और इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग लगती है, आपको समझ में आती है कि रूलर किस तरीके का था, किस तरीके का नहीं था, क्या सोचता था, क्या नहीं सोचता था, किस तरीके से रूल करता था या किस तरीके से रूल नहीं करता था। अब जो अपने आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, जो अंग्रेजी भाषा में जो है हिस्ट्री वो लिख रहे हैं, इन्होंने जब मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को देखा, पढ़ा, समझा, तो उसके बाद में जब इनको समझ में आया कि ये बेसिकली इस तरीके से लिखी जा रही है कि राजा का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से वो बड़ा हुआ, कब उसने गद्दी संभाली, कब उसके बाद में उसने रूल किया, और उसके रूल को भी फिर कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया जा रहा है। जब इनको ये समझ में आया कि ये पूरा का पूरा जो है एक क्रोनोलॉजी में लिखा जा रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा जा रहा है, और एक के बाद में फिर दूसरा राजा, दूसरे के बाद में तीसरा राजा, इस तरीके से जब इसमें एक सीक्वेंस है, जब आपके जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं जो आज अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, इन लोगों को जब ये सारी चीजें मिली, इनको स्टडी किया, तो उन्होंने फिर इसके बाद में ये जो सारा का सारा टेक्स्ट है, इसको जिस शैली में लिखा जा रहा है उसको नाम दिया क्रॉनिकल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मुगल एम्परर के हिस्टोरियंस जो अपने जो राजाओं की या बादशाहों की डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिख रहे हैं, वो इसको क्रॉनिकल्स नहीं बोल रहे हैं। इनको क्रॉनिकल्स किसने बोला है? इसको क्रॉनिकल्स बोला है आपके मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, जो जनरली इंग्लिश भाषा में जो है आपका हिस्ट्री वगैरह को लिख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि इसका सारा सीक्वेंस कैसा बनता है, क्या इसका चेन ऑफ कमांड है, वो सारी चीजें देखकर इन्होंने इसको एक नाम दिया है, वो है क्रॉनिकल्स। और क्रॉनिकल्स बोलने की एक वजह भी है, इनफैक्ट जस्टिफाइड वजह है, कि इसमें आपको पूरा जो भी सामान वगैरह है, जो भी चीजें हैं राजा के बारे में, जो भी उसका रूल है, उसका एक कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलता है एक सर्टेन ऑर्डर में। ये नहीं है कि आज राजा ने हमला कर दिया और उसके बाद में फिर अगली जो न्यूज है उसमें वो 4 साल बाद की है कि राजा के घर में 2 बच्चे हुए हैं, फिर उनके बीच में आपस में लड़ाइयां हो गई। ऐसा नहीं है। आपने बकायदा बताया कि हमला किया तो उसके पहले के क्या इवेंट्स थे, हमला किया तो उसके बाद लड़ाई कैसे हुई, कैसे जीते, उसके बाद में फिर आप बता रहे हो कि भाई ये हो गया, इसके बाद में फिर उन्होंने अपना रूल कैसे एस्टैब्लिश किया, फिर आगे बता रहे हो कि कहाँ शादी हुई, फिर अब अगला जो इवेंट आएगा वो बच्चों का आ गया, फिर उसके बाद में उनका बड़ा होना, फिर उनकी लड़ाई। इस तरीके से जो भी है आपका कुल मिला के एक सीक्वेंस में आपको चीजें देखने के लिए मिल रही है। एक सर्टेन क्रोनोलॉजी बनी हुई है कि 1 के बाद में ही 2 आएगा, 2 के बाद में ही 3 आएगा, 3 के बाद में ही 4 आएगा। एक सीक्वेंस आपको जो है जमा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो क्योंकि चीजें क्रोनोलॉजी में है, इसलिए आपने इसका नाम जो है वो क्रॉनिकल रख दिया है, या फिर इसको क्रॉनिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब अगर आपने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है, अगर आपने मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, अगर आप मुगल शासन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये जो क्रॉनिकल्स हैं, ये जो आपके क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए आपके इतिहास हैं कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा, हर एक एम्परर के जो भी आपको देखने को मिलते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है मुगल हिस्ट्री को समझने के बारे में है। अगर आप मुगल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है एक अपने आप में इंडिस्पेंसेबल सोर्स है। इसकी वजह या फिर इसके जो रीजंस हैं, सबसे पहला रीजन या सबसे पहली वजह यह है कि इसमें आपको इंस्टीट्यूशंस वगैरह जितने भी थे मुगल स्टेट के, मुगल अंपायर अब चल रहा है तो कितने तरीके की संस्थाएं हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, प्रशासन आप कैसे चला रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर आपने कैसे मेंटेन कर रखा है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड कौन रखता है, पैसे का हिसाब किताब किसके पास में, खर्चा कैसे किया जाता है, बादशाह कैसे जी रहा है, क्या उसका कंडक्ट है, क्या शिक्षा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह की आप बात कर रहे हो, वो सारी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको एक तो मिल जाती है, उसकी पूरी की पूरी रिपोजिटरी है। क्योंकि सामने वाला जो कोर्ट हिस्टोरियन है जिसने बैठकर ये सारी के सारे क्रॉनिकल्स लिखे हैं, उसने रोज 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 राजा की जिंदगी में जो भी इवेंट चल रहे हैं सबको रिकॉर्ड किया था, एक एक चीज का उसने हिसाब किताब रखा था, तो उसके पास में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। वो सारे के सारे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सबका सब तो नहीं, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उसने अपने क्रॉनिकल्स में इस्तेमाल किया, उसने अपने जो भी आपका हिस्ट्री वगैरह लिखी है डायनेस्टी की उसमें इस्तेमाल किया गया। इसके कारण ये एक अपने आप में एक फैक्ट्स की या फिर एक आपके जितने भी फिगर्स हैं या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुगल स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उसकी एक बहुत बढ़िया रिपोजिटरी बन जाती है। दूसरा, आपको यहां से एक बात और समझ में आती है कि आज लेट से बादशाह ने
कोई एक पर्टिकुलर फरमान जारी कर दिया, कोई एक डिक्री जारी कर दी कि आज से ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा, आप लोगों का टैक्स बढ़ाया जाता है या फिर आप लोगों का टैक्स कम किया जाता है, आपको ये करना है या फिर आपको ये नहीं करना है। इस तरीके के लेट्स से कोई फरमान जो है आपके बादशाह सलामत ने जारी कर दिया। अब इन क्रॉनिकल्स वगैरह को पढ़कर आपको समझ में आता है कि क्या लॉजिक या क्या मीनिंग था उस पर्टिकुलर फरमान को जारी करने का, या क्या लॉजिक या क्या मीनिंग था उस पर्टिकुलर पॉलिसी को चलाने का जिसके बेसिस पर राजा रूल करता था, या फिर उस पॉलिसी में अगर कोई बदलाव लाया गया तो उसको फिर बदलाव क्यों लाया गया। इस तरीके की जो भी चीजें वगैरह हैं, इस तरीके के जो भी आपके पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह निकल कर आते हैं, ये सब भी आपको यहां पर पता चलते हैं। मतलब एक आपको कोई बोल दे कि पहले राजा ऐसा करता था, उसके बाद में ऐसा करने लगा, तो अब ये ऐसा क्यों करता था और फिर ऐसे से फिर ऐसा क्यों करने लगा, इसने अपने आप को क्यों चेंज किया। पहले ये राजा लाल कलर के कपड़े पहनकर आता था, फिर ये फिरोजी कलर के कपड़े पहन के आने लगा। तो पॉइंट यही उठेगा ना कि भैया पहले लाल के क्यों पहनते थे और बाद में फिरोजी के क्यों पहनने लगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। तो आपको बेसिकली कोई राजा अगर कोई नियम कोई अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लेकर आ रहा है, उनमें बदलाव कर रहा है, कोई पॉलिसी की बेसिस पे रूल कर रहा है या फिर उस पॉलिसी को चेंज कर रहा है, अपने लोगों के ऊपर अगर किसी चीज को इंपोज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ये जो वाई है या फिर ये जो क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक या फिर जो तर्क क्या है, उसके बारे में आपको अगर जवाब चाहिए तो आपको इन क्रॉनिकल्स वगैरह से मिलता है। तीसरी चीज ये कि आपको यह समझ में आता है कि इंपीरियल आइडियोलॉजीज वगैरह किस तरह से बनाई जाती थी और किस तरह से टूटती थी। जैसे कोई पर्टिकुलर अगर आपकी एक विचारधारा, एक पर्टिकुलर सोच है जिसके बेसिस पर आप शासन चला रहे हो, वो कैसे बनी, उसमें फिर अगर कोई बदलाव आया तो वो कैसे आया, और बाद में अगर आपने उठा के ऑल टुगेदर चीजों को चेंज कर दिया, जैसे अकबर के वक्त में हुआ था कि चीजें एकदम, उसके पहले की कहानी अलग थी, एकदम ऑल टुगेदर सब कुछ चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिले। तो पुरानी आइडियोलॉजी को क्यों आपने छोड़ दिया, क्यों उसको निपटा दिया, क्यों अब आपने एकदम ऑल टुगेदर नए तरीके से जो है आप रूल करने लगे, आपकी विचारधारा या पॉलिसी क्यों बदल गई, इसके बारे में भी हमको काफी कुछ पता चलता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को करना यही है, हम लोगों को अब ये सारा का सारा जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी ये पर्टिकुलर किताबें लिखी गई हैं, जो क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड किए गए, इन सब की मदद से हमको बेसिकली समझना है कि मुगल अंपायर किस तरीके से काम करता था, इसकी फंक्शनिंग किस तरीके की थी। अब ये देखिए, यहां पर एक मुगल कोर्ट चल रहा है, यहां पर बादशाह बैठा हुआ है, साथ में कोई व्यक्ति जो है वो या तो कुछ दिखा रहा है या फिर कुछ गिफ्ट कर रहा है, बादशाह उसका कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बाकी सारे लोग देख रहे हैं। यहां पर ये व्यक्ति कुछ हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है, यहां पर कुछ और लोग खड़े हुए हैं। अब किसका क्या काम है, किस तरीके से कोर्ट कंडक्ट किया जाता था, बादशाह ऐसे ही क्यों बैठा हुआ है, बादशाह का जो ये आपका पर्टिकुलर बैकग्राउंड ऐसे ही क्यों बनाया गया है, ये बादशाह अगर एक रूल करता था कुछ पर्टिकुलर चीजों, ये अपने इसने हाथ में जो है वो तस्बीह क्यों पकड़ी हुई है, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें क्या, ये इनका क्या सेंस बनता है, इसका क्या मतलब बनता है। साथ ही साथ हम लोग अब ये देखेंगे कि मुगल अंपायर या मुगल कोर्ट की वर्किंग कैसे होती थी। और हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स जो इसकी मदद से हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं, वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाले हैं ये क्रॉनिकल्स, जो मुगल अंपायर के टाइम पीरियड में मुगल दरबार में आपके कोर्ट हिस्टोरियंस ने लिखकर तैयार किए थे। तो ये जो है अपने बेसिकली भूमिका है कि हम लोगों को आगे करना क्या है। हम लोगों को बेसिकली आगे इन लोगों के पूरे फंक्शनिंग, इनके पूरे कोड, इनके सिस्टम, इनकी थॉट प्रोसेस के बारे में जानना है, और मदद इसमें हमारे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स या फिर क्रॉनिकल्स करेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे मुगल्स की जो लीनियज रही है उसके बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि या तो अपनी लीनियज को आप अपने पिताजी की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं कि आपके पिताजी, उनके फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से अगर आप एक पर्टिकुलर लीनियज बनाते हैं उसको बोला जाता है पैट्रीलिनिटी। और अगर आप अपनी माताजी की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं कि आपकी माताजी, उनकी फिर जो माता या पिता हैं, फिर उनकी माता या पिता, इस तरीके से, तो अगर आप अपनी माता की तरफ से अपने आप को जोड़ना शुरू करते हैं तो फिर वो कहलाता है मैट्रिलिनिटी। तो हम लोग मुगल्स की पैट्रिलिनिटी भी देखेंगे और मैट्रिलिनिटी भी देखेंगे कि इनका जो ओरिजिन है वो कहां से है। तो पहली चीज तो ये हमको समझना पड़ेगी कि जो ये शब्द मुगल है, हम लोग जो ये मुगल शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द बना कैसे है। ये शब्द बना है मंगोल से। मंगोल यानी कि मंगोलिया से जो लोग आते हैं, या मंगोलिया में जो रहने वाले लोग हैं, चाइना के थोड़ा सा ऊपर और रशिया के बीच में एक आपकी सैंडविच कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, उसको बोला जाता है मंगोलिया। मंगोलिया के रहने वाले लोगों को कहा जाता है मंगोल। मंगोल से फिर जो है आपका ये शब्द जो है बनकर तैयार हुआ है, जिसे कहा जाता है मुगल। आज की तारीख में हम लोग अब जो मुगल अंपायर के रूलर्स वगैरह हैं, इनके लिए या फिर इस पूरी की पूरी डायनेस्टी के लिए मुगल शब्द बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में जो है हिस्टोरियंस ने शब्द को इतना इस्तेमाल किया है कि ये कॉमन हो गया है। मगर बड़े मजे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मुगल खुद थे वो अपने लिए मुगल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, या फिर करने से बचते थे, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि पसंद नहीं करते थे। हम लोग यहाँ पे आज की तारीख में जब भी मुगल अंपायर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक सर्टेन इमेज बनने लगती है। तो ये जो शब्द है मुगल, और इससे हमारे दिमाग में जो एक इमेज आ रही है, ये इतना जुड़ गई है, इतना
कॉमन हो गई है कि अब उसको निकाला नहीं जा सकता। मगर जिनकी बात की जा रही है, जिन लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वो खुद अपने आप को इस नाम से नहीं बुलाते थे, वो अपने आप को मुगल बोलना पसंद नहीं करते थे, या फिर अपने डायनेस्टी वगैरह जो है उसको मुगल नहीं कहा करते थे। इसकी जगह पर वो अपने लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो अपने आप को जिस नाम से बुलाते थे वो था तिमूरिड्स या तिमूरिड्स, तिमूरिड्स या फिर तिमूरिड्स। अब ये तिमूरिड्स या तिमूरिड क्या है? ये बेसिकली एक आपका तुर्किश रूलर हुआ करता था जिसका नाम था तिमूर। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं तैमूर। एक पर्टिकुलर आपका तुर्किश रूलर हुआ करता था जिसका नाम, इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो उसको तिमूर पढ़ा जाता है, मगर हिंदी में हम लोग उसको तैमूर बोलते थे। तो ये जो तैमूर करके जो तुर्किश रूलर है, वो ये बोलते थे कि हम लोग उसकी लीनियज से हैं, हम लोग उसकी तरफ से हैं, तो हम क्योंकि उसके डेसेंडेंट्स हैं, हम तैमूर के वंशज हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को तिमूरीड्स बोलेंगे। क्योंकि ये लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? तिमूर। हम लोग क्योंकि तिमूर के वंशज हैं तो हम लोग अपने आप को तिमूरिड्स बोलेंगे, दैट इज द डेसेंडेंट ऑफ द तुर्किश रूलर। अब कई लोगों के दिमाग में तैमूर के नाम से ये बच्चा आ जाता होगा, ये क्योंकि आजकल बहुत फेमस है, इसके बारे में खबरें आती रहती हैं, इसने खाना खाया नहीं खाया, इसने पानी पिया नहीं पिया, ये बाथरूम गया नहीं गया, इस तरह की खबरें न्यूज में काफी चलती रहती हैं। और सोशल मीडिया पे वो न्यूज पोर्टल्स जो इस तरीके की न्यूज डालते रहते हैं कि इसने ये किया वो किया, वो बहुत ट्रोल भी होते हैं। इसका नाम है तैमूर, मगर ये वो तैमूर नहीं है जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये आपके दो मूवी स्टार्स हैं, उनका बच्चा है, और जनरली आजकल तैमूर के नाम से यही फेमस है, बट ये एक्चुअल तैमूर नहीं है, ओरिजिनल तैमूर ये है। ये आपका एक मिलिट्री जनरल रहा है, बहुत बारबरिक था, अंटशंट मारकाट मचाई, बहुत ज्यादा जो है आपका कह सकते हैं वायलेंट था। ये स्थितियां थी कि जिनको मारता था उनके सर काट के उनके सरों के जो है पिरामिड बनाया करता था, उनके बकायदा जो है पिरामिड या मीनार विनार बनाया करता था। इस तरीके का खतरनाक आदमी हुआ करता था। तो मुगल जो थे वो ये बोलते थे कि ये जो तिमूर है, हम क्यों, ये तुर्किश रूलर, हम इसके वंशज हैं, इसलिए हम अपने आप को तिमूरिद बोलेंगे। तो ये तो खैर उनकी पैट्रिलिनिटी थी, ये इस तरीके अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। अपनी माता जी की तरफ से अगर देखा जाए, अपनी माओ की तरफ से देखा जाए, तो मुगल्स जो थे वो गेंगिस खान की तरफ रिलेटेड थे। आपकी माओ की तरफ से, अगर माता की तरफ से देखा जाए, अभी मैंने आपसे इसके पहले जो बात करी है वो क्या थी? ये अपनी पैट्रिलिनिटी की बात कर रहे हैं कि हम पिता की तरफ से या फिर अपने फादर की तरफ से अगर अपना वंश तलाशना शुरू करें तो हमारी जड़ें जाके जुड़ती हैं तैमूर के साथ में या तिमूर के साथ में। और कौन सा वाला तैमूर? ये वाला तैमूर नहीं, ये वाला तैमूर जो खतरनाक आदमी था, जो क्या करता था, लोगों के सर काट काट के उनके पिरामिड बनाया करता। तो ये लोग बोलते थे पिताजी की तरफ से या पैट्रिलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके साथ जाके जुड़ते हैं। माता जी की बात की जाएगी, अगर हम अपनी मां की तरफ से देखेंगे तो हमारा रिश्ता जुड़ता है चंगेज खान के साथ जाके, जिसको हम लोग इंग्लिश में गेंगिस खान भी बोलते हैं। हमारा जो रिश्ता है ये चंगेज खान या गेंगिस खान के साथ में जाकर जुड़ता है। ये इनफैक्ट जो आपका बाबर था, जो आपका पहला मुगल रूलर था, वो ये बात स्पेसिफिकली कहा करता था कि मैं अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का रिश्तेदार हूं। एक चीज, अब ये चंगेज खान जो था ये किस बला का नाम है? तो चंगेज खान बेसिकली चाइना के एम्परर रहे और इन्होंने एक बहुत बड़ा अंपायर जो है वो बनाकर क्रिएट किया था। दुनिया जहां के सबसे बार्बरिक रूलर्स में से एक माना जाता है। इनके टाइम पीरियड में इतनी भयानक मारकाट हुई थी, आपका जो पूरा सेंट्रल एशिया के इलाके हैं, यूरोप तक आप निकल जाओ चाइना से लेके, इतनी ज्यादा भयानक मारकाट इस आदमी ने करी थी कि दुनिया की उस वक्त की पॉपुलेशन 2% कम हो गई थी। उस वक्त की जो पॉपुलेशन है 2% आपकी कम हो गई थी। अब ये जो क्यूट सा इंसान आपको दिख रहा है, प्यारा सा क्यूट सा, छोटी सी इसकी दाढ़ी है, ये चंगेज खान है। अब देखने में बहुत शरीफ किस्म का इंसान लग रहा है, बट इतना बार्बरिक और इतना भयानक रूलर दुनिया ने इसके बाद बिरला ही देखे हैं। ये इनकी आर्मीज वगैरह हैं, मंगोल्स की आर्मी है, बहुत मतलब रूथलेस रूलर हुआ करते थे, घोड़े वगैरह पे सवारियां करते थे, इनके घोड़े बहुत शानदार होते थे। ये घोड़ों पे सवारी करना और इतने शानदार क्वालिटी के घोड़ों के कारण लंबे डिस्टेंसेस एक एक दिन में कवर कर लेते थे। ट्रेनिंग अच्छी थी, इनके वॉरफेयर की टेक्निक्स अच्छी थी। नतीजा ये निकलता था कि ये मतलब टिड्डी दलों की तरह जहां जाते थे छा जाते थे और तमाशा मचा के रख देते थे। इन्होंने सन 1200 के आसपास में आपका जो बगदाद का इलाका है उस पर हमला किया था और पूरा का पूरा बगदाद सैक करके रख दिया। इतनी बुरी स्थिति करी कि बगदाद उसके बाद में उठ नहीं पाया। उसके बाद में आपको अरेबिक डायनेस्टीज आज तक देखने को नहीं मिलती हैं। तुर्किश उसके बाद में निकल कर आए थे, बट अरब्स जो हैं उसके बाद में डायनेस्टियां बना ही नहीं पाए। इतना बुरी तरीके से नेस्तानाबूद किया था। तो ये जो क्यूट सा इंसान आपको दिख रहा है, इसको हम अंग्रेजी में गेंगिस खान बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग चंगेज खान बोल देते हैं। आपके जो मुगल रूलर थे बाबर, ये अपनी माता जी की तरफ से जो है गेंगिस खान के साथ में अपने आप का अपना रिश्ता जोड़ते थे। अपनी पैट्रिलिनिटी जो है वो गेंगिस खान के साथ में, अपनी मैट्रिलिनिटी जो है, सॉरी पैट्रिलिनिटी नहीं, अपनी मैट्रिलिनिटी जो है वो जाके गेंगिस खान के साथ में जोड़ते थे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो भाषा बोला करते थे, ज़हीरुद्दीन बाबर इनका नाम था, ये अपने पहले आपके मुगल रूलर हैं, ये जो भाषा बोला करते थे वो थी तुर्की या टर्किश भाषा में ये बातचीत किया करते थे। और जब भी बात आती थी मंगोल्स की, यानी कि इनके पिताजी की तरफ के या फिर जो
तिमुरिद्स की तरफ की अगर आप बात कर लेंगे तो इनके साथ में तो ये अपने आप को जोड़ने में जो है गर्व महसूस करते थे तिमुरिद्स वगैरह बोलने में। मगर जब आपकी बात आ जाती थी मंगोल्स वगैरह की तो खास तौर पे बाबर जो है इनको बार्बरिक होर्ड्स वगैरह कहा करता था, इनको वैशियों का समूह जो है इस तरीके से इनको रेफर किया करता था। तो बेसिकली हमको फिर यह समझ में आता है कि जो मुगल्स हैं प्राइमरीली अगर देखा जाए तो मंगोल्स थे, या फिर जो शब्द है मुगल मंगोल्स से निकल कर आया था। बोलना अपने आप को ये मंगोल्स पसंद नहीं करते थे या फिर मंगोल्स के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ते थे, बट ये अपने आप को तिमूर के साथ में या तैमूर के साथ में जोड़ना पसंद करते थे। चलें जी, तो ये शब्द बाद में मगर जो ये शब्द मंगोल था इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि फिर होते 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 अल्टीमेटली ये अब आप मुगल बोलते हैं तो आपके दिमाग में इनका जो पूरा अंपायर है वो आता है। ये एक दूसरी बात है कि अपने आप को इस नाम से बुलाना पसंद खुद नहीं किया करते थे। तो 16वीं सेंचुरी के दरमियान खास तौर पे यूरोपियंस ने इस शब्द का इतना इस्तेमाल किया है कि ये वर्ड कॉमन हो गया। मगर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो 16वीं सेंचुरी के दरमियान जब ये शब्द कॉमन हुआ तो बेसिकली जो मुगल शब्द है वो बता क्या रहा है? मुगल शब्द ये बता रहा है कि जो तिमूर की फैमिली है, तैमूर से जो भी आपकी अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं उनमें से उसकी फैमिली का वो ब्रांच या उसकी फैमिली का वो हिस्सा या वो शाख जो इंडिया के ऊपर रूल कर रही है या जिसने हिंदुस्तान जीता था, वो लोग जो हैं वो मुगल कहलाएं। बाकी जो इनकी फैमिली के दूसरे हिस्से हैं, कहीं कोई निकल गया कहीं कोई निकल गया, उनको आप किसी और नाम से जानते हो, बट तैमूर लंग या फिर तिमूर या फिर तैमूर जो भी बोलना चाहो, इसके परिवार की जो भी ब्रांचेस या शाखाएं हैं, इनकी वो ब्रांच या वो शाखा जो बेसिकली हिंदुस्तान में रूल कर रही है, उसको आपने क्या बोला है? उसके लिए स्पेसिफिकली जो शब्द इस्तेमाल किया उसका नाम पड़ गया है मुगल। वक्त के साथ में ये जो शब्द है धीरे 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 इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने लगा कि आज की तारीख में मुगल शब्द जो है वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है। आप तिमूरिड्स बोलते हुए किसी को नहीं सुनोगे, या फिर आप ये बोलते हुए नहीं सुनोगे कि तिमूर की फैमिली की वो ब्रांच या फिर वो शाखा जो हिंदुस्तान में रूल करती थी उनको हम लोग मुगल बोल रहे हैं। आप सिंपली मुगल शब्द का इस्तेमाल जो है करते हो। मगर ये शब्द किस तरह से निकल कर आया, ये उसकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है, एक फेमस किताब है जिसका नाम है जंगल बुक। इसके ऊपर काफी पहले कार्टून भी आया करता था दूरदर्शन वगैरह पे, जिसमें एक बड़ा फेमस गाना था, जंगल जंगल बात चली है पता चला है समथिंग। तो ये जो फेमस किताब है जंगल बुक, इसको लिखा गया था रुयार्ड किपलिंग के द्वारा। अब ये जो रुयार्ड किपलिंग है, इन्होंने अपना जो जंगल बुक का मेन कैरेक्टर है उसका नाम था मोगली। या तो आप MOGLI बोल सकते हो या फिर MOWGLI बोल सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इसका जो जंगल बुक है, रुयार्ड किपलिंग की लिखी हुई किताब जंगल बुक का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मोगली। ये जो मोगली शब्द है ये भी रुयार्ड किपलिंग ने जो है मुगल शब्द से बनाया था, ऐसा जो है कहा जाता है। इनफैक्ट अपनी NCERT में इसका स्पेसिफिकली जिक्र है कि जो ये मोगली शब्द है ये भी आपका मुगल शब्द से जो है निकल कर आता है, ये मुगल शब्द से बनकर आया है। जिन लोगों ने मोगली का नाम नहीं सुना है आप, क्योंकि मेरे हिसाब से 2000 के बाद की जनरेशन के हैं, ये कार्टून काफी पहले आया करता था तो उनको दिखाने के लिए बता रहे हैं। ये आपके मोगली हुआ करते थे जंगल बुक के, जो कार्टून आता था उसमें इनका इस तरीके से डिपिक्शन वगैरह किया गया है। तो यहां से अपने को ये समझ में आता है कि मुगल शब्द जो है वो किस तरीके से निकल कर आया, किस तरीके से उसके क्या स्पेसिफिकेशन थे, क्या टेक्निकलिटीज थी, और अल्टीमेटली उसका कितना प्रभाव है कि ऐसे कैरेक्टर्स वगैरह जो मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके लाइफ में एक बड़ा इंफ्लुएंशियल रोल अदा करते थे, उनका मेन इस तरीके के कैरेक्टर्स वगैरह तक के नाम जो है वो मुगल शब्द से डिराइव किए गए। अब हम लोग बातचीत करेंगे इस अंपायर की शुरुआत की, किस तरीके से अंपायर स्टैब्लिश हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा। हालांकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में थोड़ी सी इसकी बातचीत कर ली है, तो इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हमको लेना है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना, मगर क्योंकि NCERT में इसको बाकायदा बताया गया है तो इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो ये जो अंपायर है इसको मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और पॉलिटिकल अलायंसेस की मदद से बनाया गया था। किस किस के बीच में? मुगल्स और लोकल चीफ्टन्स। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो लाइन है, द अंपायर वॉज कार्व्ड आउट थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड पॉलिटिकल अलायंसेस बिटवीन मुगल एंड लोकल चीफ्टन्स, इसका मतलब समझते हैं। मतलब यह है कि मुगल यहां पर आए, यहां पर आने के बाद कुछ लोगों के साथ में उनके वॉर हुए, लड़ाइयां वगैरह उन्होंने लड़ी और उनके इलाकों को जीतकर अपने अंपायर में शामिल किया। कुछ ऐसे भी लोग थे या कुछ यहां पे आपके लोकल सरदार ऐसे भी थे जिनसे उन्होंने लड़ाइयां ना लड़कर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप हमारे साथ अलायंस में आ जाओ, आपके हिस्से को हम अपने अंपायर का पार्ट मान लेते हैं, रूल आप करते रहो, थोड़ा बहुत हमको टैक्स वगैरह और ट्रिब्यूट वगैरह देते रहना, बाकी आप अपना रूल करते रहो, बट आपका जो अंपायर, आपका जो ये एरिया है ये हम लोग अपने अंपायर में मानेंगे। लड़ाई भी होने से बच जाएगी, आप हमारे अंदर भी आ जाओगे, हमारी भी मन की बात हो
गई और आप अपने उसमें रूल भी करते रहो, आपकी भी मन की बात होगी, लोगों की जान माल का नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि फिर अगर वॉर होती है, जीतना आपके लिए मुश्किल है, हमारे को भी नुकसान होगा लड़ोगे, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपने निगोशिएशंस वगैरह कर करके पॉलिटिकल अलायंसेस भी बनाते थे। इसी में आगे जाके आपस में शादियां वगैरह भी हुई हैं इन लोगों के बीच में। तो ये सब कर करके मुगल्स ने एक अंपायर जो है उसको बनाकर तैयार किया, जिसमें आपको मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है और जिसमें आपको पॉलिटिकल अलायंसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, किन किन के बीच में? जो मुगल्स थे उनके बीच में और लोकल चीफ्टन्स के बीच में। और ये ऐसा नहीं है कि एक रूलर ने या दो रूलर ने किया हो, ये थ्रू आउट द जनरेशन जब अंपायर ठीक ठाक स्टैब्लिश हो गया था, खासतौर पर अकबर के बाद से ये चीज आपको लगातार देखने को मिल रही है। और इसके चलते ये जो आपके जो रिलेशनशिप्स वगैरह बने हैं, पॉलिटिकल अलायंसेस, मैरिज और इन सब के कारण एक मजबूत अंपायर बनकर तैयार हो गया। इसका जो आपका मुगल अंपायर का जो फाउंडर है, जिसको हम लोग जहीरुद्दीन बाबर कहते हैं, जिनकी फोटोग्राफी मैंने लगा रखी है साथ में, एक्चुअल में हुआ यह था कि ये बेसिकली बिलोंग करते थे उज्बेकिस्तान से। और उज्बेकिस्तान में भी एक जगह पड़ती है फरगना, वहां से ये बिलोंग करते थे। सेंट्रल एशिया में ये जगह पड़ती है उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है। उज्बेकिस्तान बेसिकली सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया का एक देश है, वहां पर एक जगह पड़ती है फरगना। वहां पर ये जो उज्बेक बंदा था जिसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर, इनका जन्म हुआ था, ये इनका होम था। अब जो भी वजह रही हो, वहां के जो दूसरे उज्बेक रूलर्स थे या वॉरलॉर्ड्स वगैरह थे, उनके साथ लड़ाइयां हो रही थी, नाटक हो रहे थे, उसके चक्कर में इनको वहां से निकलना पड़ा, इनको वहां से भागना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये वहां से निकलकर आपका अफगानिस्तान में आया और उन्होंने अपने आप को काबुल में स्टैब्लिश किया। काबुल वगैरह के इलाके में जो है अपना इन्होंने कब्जा वगैरह किया। बाद में काबुल वगैरह का इलाका और अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों से जब इनकी जो जरूरतें थी, इनकी जो नीड्स थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि एक ठीक ठाक मात्रा में एक वॉरलॉर्ड अगर आप एक वॉरलॉर्ड हो तो फिर आपको एक बढ़िया आर्मी वगैरह भी रखना पड़ रही है, लोगों को फिर खिलाना पिलाना भी पड़ रहा है, हथियार और घोड़ों की व्यवस्था भी करना पड़ रही है। इन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज की और पैसे की। अफगानिस्तान में ऐसे जितने ज्यादा रिसोर्सेज या इतना ज्यादा पैसा कभी नहीं रहा, वो जनरली बिहार किस्म का इलाका है। तो काबुल वगैरह जीतकर भी इनको कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। तो फाइनली इन्होंने उसके बाद में अपनी नीड्स और इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1526 में यह निर्णय लिया कि अब हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। और फाइनली 1526 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह आदमी जो है एंटर करता है और यहां से मुगल अंपायर की नींव पड़ती है। कैसे पड़ती है अभी बात करेंगे, मगर पहले देख लेते हैं। ये आपका पूरा एशिया का मैप है। ये बैक्ट्रिया का इलाका, हिंदू कुश, बेसिकली सारा अफगानिस्तान का पोर्शन है, पामीर की पहाड़ियां वगैरह। और ये ऊपर इसके उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगना। अब यहां फरगना की स्पेलिंग थोड़ा अलग लिखी गई है, तो आप जैसे इसके पहले वाली आपकी जो स्लाइड है, आप ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, फरघाना, या फिर आप एक ही जगह ई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको FERGHANA लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये जो फरगना है, ये जो यहाँ पे आपके जहीरुद्दीन बाबर साहब रहते थे, होम टाउन था या जो भी इनका घर वर था, लड़ाइयां हुई होंगी लोकल उज्बेकिस्तान के जो दूसरे वॉरलॉर्ड्स थे, तो वहां से होते होते अल्टीमेटली अफगानिस्तान आए। अफगानिस्तान वगैरह आने के बाद में जब इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन किया अफगानिस्तान में, तब पता चला कि यहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपना काम चल जाए। तो उसके बाद में इन्होंने फिर हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और 1526 में यह आदमी फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली हिंदुस्तान में एंटर करता है। यह आदमी हिंदुस्तान में आता है। यहां से अब मुगल अंपायर की नींव पड़ना शुरू होती है। कैसे ये पहुंचते हैं यहां पर? इस वक्त दिल्ली सल्तनत थी 1526 में, उसके जो रूलर हुआ करते थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। इनके साथ में होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें आपका जहीरुद्दीन बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी को निपटा दिया जाता है और उसके बाद में मुगल अंपायर की नींव 1526 में पड़ जाती है। इसके बाद 1530 तक ये रूल करते हैं। इसके बाद में इनका बेटा आता है जिसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। अब मैंने इसको इसके पहले लेक्चर में भी बताया था और अभी फिर बता देता हूं कि नसीरुद्दीन हुमायूं का जो आपका राज है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, 1530 से 1540 और उसके बाद में 1555 से लेकर 1556। अब नसीरुद्दीन हुमायूं या फिर सिंपली अगर आप हुमायूं की बात करें तो इन्होंने अपने अंपायर के जो फ्रंटियर्स वगैरह थे उनको एक्सपैंड किया था। जितना इनके पिताजी ने इनको दिया था उससे थोड़ा सा इन्होंने अपने अंपायर को बढ़ाया। मगर उसके बाद में फिर इनकी शेरशाह सूरी करके एक अफगान रूलर हुआ करता था, उससे लड़ाइयां हुई और उसने लगातार कुछ सीरीज ऑफ बैटल्स में इनको हरा दिया और हराकर इनको हिंदुस्तान से भागने में मजबूर कर दिया, हिंदुस्तान छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया। जब ये हिंदुस्तान छोड़ के भागते हैं तो उसके बाद में ये ईरान में एक सफाविद रूलर का रूल हुआ करता था उस वक्त, वहां पर जाकर इनको पनाह मिलती है, वहां पर ये रुकते हैं। इस बीच में शेरशाह सूरी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर उतना केपेबल रूलर कोई आता नहीं है, तब ये फिर वापस लौटते हैं 1555 में। और उसके बाद में जो उनके बाद के सूरीज थे या सूर जो भी आप बोलना चाहो, सूरीज बोलना चाहो सूरीज बोल लो या सुर्ज बोलना चाहो, दोनों नाम फेमस है, इनको हरा देते हैं 1555 में। और उसकी मगर किस्मत इतनी खराब थी कि अगले साल लाइब्रेरी में इनकी सीढ़ियों से गिर जाते हैं और उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है आपके नसीरुद्दीन हुमायूं साहब की कहानी है। पिताजी की 1526 में पिताजी ने अंपायर बनाया, 4 साल रूल किया, 1530 में लड़के को गद्दी दी,
लड़के ने फिर जैसे जैसे थोड़ा बहुत अंपायर बढ़ाया, फिर आपका अफगान रूलर जिसका नाम क्या है, या तो आप शेर शाह सूरी बोल लो, या शेर शाह सूर बोल लो, या फिर आप शेर खान बोल लो, तीनों नाम जो है कॉमन है। भाई साहब ने जो है एक के बाद एक बैटल्स में इनको निपटा दिया। ये है आपके शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं साहब जो है आपके नसीरुद्दीन हुमायूं साहब को लगातार सीरीज ऑफ बैटल में हराया, खासतौर पर बैटल ऑफ चौसा और उसके बाद में बैटल ऑफ कन्नौज 1538 39 और 40 में, जब ये दो बैटल्स में शेर शाह सूरी ने अपने जो नसीरुद्दीन बाबर साहब है इनको निपटा दिया, तो उसके बाद में फिर शेर शाह सूरी के डर से नसीरुद्दीन बाबर साहब जो हैं इन निकल लिए, रेगिस्तान के रास्ते होते हुए थार डेजर्ट से ये भाग गए आपका, और उसके बाद में ये अपना ईरान में जाके बैठ गए। किस्मत खराब थी, शेर शाह सूरी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर आपके बाबर साहब जो है लौट कर आते हैं, और उसके बाद फिर अंपायर वगैरह बनाया, बट अगले साल ये भी मर जाते हैं। इस तरीके से जो है इनकी ये रामकथा खत्म होती है। ये इन्होंने हरा दिया, ये भाग गए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, फिर ये लौट कर आ गए, और अल्टीमेटली फिर से उन्होंने अपना अंपायर शुरू किया। अब जब 1556 में इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद में जो आपका अगला रूलर आता है, जो पूरे मुगल अंपायर का शायद सबसे ज्यादा फेमस रूलर है, इनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो अपने राइन की शुरुआत करते हैं 1556 टू लेके 1605 तक के बीच में इन्होंने रूल किया है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रूलर रहे हैं मुगल अंपायर के, कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने अंपायर को एक्सपैंड किया और कंसोलिडेट किया, और इसको अपने टाइम पीरियड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा रिचेस्ट किंगडम जो है वो बनाकर तैयार किया था। बेसिकली इन्होंने जो भी काम वगैरह किया, हम लोगों ने पहले इसके लेक्चर में बात कर ही ली है, मगर जो भी एक्टिविटीज वगैरह थी, लगातार फ्रंटियर्स भी एक्सपैंड हो रहे थे, अच्छा रूल भी बनाया, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। नतीजा ये निकल कर आया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट किंगडम के तौर पर मुगल अंपायर इनके टाइम पीरियड में निकल कर आया। एक बात। दूसरी बात यह कि इनको इनके बाद में कम से कम 3 रूलर ऐसे मिले हैं इनके बाद में, इनकी डायनेस्टी में इन्होंने जो अपनी नींव बना दी है उसके ऊपर कम से कम 3 रूलर ऐसे थे जिन्होंने बढ़िया किस्म का मकान बनाया। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख दिया था मुगल अंपायर का, उसके ऊपर कम से कम 3 लेयर्स या 3 जनरेशन तक आपको केपेबल रूलर्स मिले हैं। पहला था आपका जहांगीर, जिसने इनके बाद 1605 से 27 तक रूल किया। उसके बाद शाहजहां, जिसने 1628 से 57 तक रूल किया। और उसके बाद आया औरंगजेब, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया। क्योंकि अकबर ने एक मजबूत अंपायर की नींव रख दी थी, और इसके बाद में कम से कम 3 ऐसे ठीक ठाक आपके शासक आए थे जो अगर अकबर जितने अच्छे नहीं थे तो बुरे भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। उन्होंने ठीक ठाक तरीके से अपना रूल चलाया। इसमें हुआ यह कि इन तीनों रूलर्स के टाइम पर आपका पूरा का पूरा जो मुगल अंपायर है और ज्यादा बढ़ता चला गया, और ज्यादा कंसोलिडेट होता चला गया, और ज्यादा मजबूत होता चला गया। फाइनली औरंगजेब के वक्त की बात की जाए तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आपका अंपायर औरंगजेब के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलता है। और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी जो है चाइना को पछाड़कर औरंगजेब के टाइम पीरियड में बना था। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनल और इसके अलावा हुआ ये, क्योंकि अकबर ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की नींव रख दी, 3 आपको ऐसे रूलर्स मिल गए उसके बाद जिन्होंने अंपायर बढ़िया तरीके से चला लिया। ऐसे कह सकते हैं कि पिताजी ने एक कंपनी की शुरुआत कर दी, और 3 लड़के जो हैं ठीक ठाक टाइम तक उस कंपनी के बिजनेस को चला के ले गए। इस टाइम पीरियड में जब इन्होंने अपने टाइम पीरियड में शासन किया है, तो इन्होंने कई सारे गवर्नेंस के तरीके और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए, और अंपायर पे और ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत करते गए, कंसोलिडेट करते गए। नतीजा ये निकला, एक शानदार किस्म का, एक मजबूत किस्म का अंपायर जो है बनकर तैयार हुआ। अकबर के टाइम पीरियड में ये आपका जो है मुगल अंपायर हुआ करता था। बढ़ते हम लोगों ने औरंगजेब के टाइम पे भी देखा था, होते आगे भी देखेंगे, होते लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, नीचे का सारा इलाका औरंगजेब का टाइम आते आते सब जीत कर इन्होंने खत्म कर दिया था। तो यह है अकबर का अंपायर, जिसको इनके बाद जो आपके सक्सेसर्स आए थे उन्होंने और एक्सपेंड किया। ये अपने अकबर साहब हैं, और इनके जो 3 सक्सेसर्स हुए हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनकी फोटोग्राफ भी एक बार देख लेते हैं। ये अपने जहांगीर, इनके पिता से इनकी काफी शक्ल मिलती जुलती है। 1605 से 27 तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद में आते हैं आपके शाहजहां, इनकी शक्ल इनके पिताजी से बिल्कुल नहीं मिलती है। 1628 से 57 तक इन्होंने रूल किया, अपनी माताजी पे गए थे। और उसके बाद में आते हैं औरंगजेब आलमगीर 1658 टू 1707। अब ये भगवान जाने किससे इनकी शक्ल मिलती है, क्या मिलता है, हरकतें किसी से नहीं मिलती थी, एक अलग बात है। चले, तो ये आपके 3 केपेबल रूलर्स हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन तीनों को एडवांटेज क्या मिला है? अब्बा जो गए थे पिताजी, उन्होंने, यानी कि अकबर की बात कर लेते हैं, अगर आप उन्होंने एक अच्छा अंपायर आपको दिया था, तो उस अच्छे अंपायर को जहांगीर ने अच्छे से एक्सपैंड किया, बढ़िया तरीके से बढ़ाया। इनके पिताजी, इनके अब्बा का दिया हुआ अंपायर जो है ये थोड़ा और एक्सपैंड करके ले गए, बढ़िया इसको इम्प्रूव किया। इसके बाद में शाहजहां, तो इन्होंने अपने पिताजी का दिया हुआ अंपायर या अपने दादाजी का दिया हुआ अंपायर को और ज्यादा एक्सपैंड किया।
और ये तो खैर फिर सबके आगे निकल गए थे, इन्होंने फिर बहुत सारे काम किए। तो इस तरीके से आपका जो मुगल अंपायर है वो फैलता चला गया और अपने जेनिथ पर कह सकते हैं, अपने क्लाइमैक्स पर इनके टाइम पीरियड तक ये पहुंचा था। चलें जी, अब इस पूरे अंपायर को जब आप स्टडी करते हैं, ये तो खैर फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, गवर्नेंस वगैरह आपको चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो इस अंपायर को अगर आप 16th और 17th सेंचुरी में देखते हैं, यानी कि 1500s में और 1600s में जब आप देखते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि जैसे जैसे ये अंपायर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करना है, उसके लिए फिर आपने एक सर्टेन तरीके का इंपीरियल स्ट्रक्चर जो है बनाकर तैयार किया था। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप जो है रूल कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप रूल करेंगे। अब राजा ने बोल दिया कि इसको उठवा लो, इसका ये कर दो, इसको मार दो, ये वाला आदेश दे दिया। अब ये सारी बातें कोई तो मानेगा ना, और आप बोल दोगे हुक्म की तामीर हो, तो किसी को तो वो हुक्म की तामीर करना पड़ेगी। आपने उठा के बोल दिया कि आज से आप लोग अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 15 रुपए मुझे टैक्स दोगे, तो कोई तो टैक्स लेने जाएगा और कोई तो इस बात को अथॉरिटी को मनवाएगा कि भाई तुम्हें 15 रुपए देना ही पड़ेंगे क्योंकि बादशाह ने कहा है। अब ये सारी चीजें कि लोगों के दिमाग में, जहन में उतारा जाए, उनके तसव्वुर में ये बात उतारी जाए कि तुम पर ये फलाने फलाने राजा साहब जो हैं, ये जो बादशाह हैं, रूल करते हैं और तुम्हें इनकी बात माननी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में। ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा प्रशासन का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जैसे जैसे अब अंपायर फैलता जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होता चला जा रहा है, तो इस प्रशासन को संभालने के लिए, इस अंपायर को संभालने के लिए एक अपना इंपीरियल स्ट्रक्चर या फिर एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बनकर तैयार हो रहा है। खास तौर पर अगर आप देखोगे, इस पूरे के पूरे इंपीरियल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का और टैक्सेशन का जो है एक इफेक्टिव मेथड जो है डेवलप किया गया था। उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, मगर इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में जो दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, पहला ये टैक्सेशन का जो पूरा का पूरा मेथड है, और टैक्सेशन फिर टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, किस तरीके से आप लेकर आओगे, कौन जो है उस पैसे का हिसाब किताब रखेगा, किसको कितना देना है, क्या नहीं देना, ये सारी चीजें, और प्रशासन चलाया किस तरीके से जाएगा उसका पर्टिकुलर आपका एक जो व्यवस्था वगैरह हुई थी। ये दो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या फिर इनके जो मेथड्स है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे। नतीजा ये निकला कि जो इंपीरियल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ वो आपका मजबूत होता चला गया, और यहां से फिर आपको समझ में आने लगा कि एम्पायर बेसिकली बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है। हिंदुस्तान का शायद सबसे पावरफुल एम्पायर और उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक ही एम्पायर अपना बनकर निकलकर आया। तो जैसे जैसे फिर आपका अंपायर बढ़ा, जैसे जैसे पावर बढ़ी, मुगल पावर बढ़ती चली गई, तो इसका कितना प्रभाव था और मुगल पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर आपको इसका एक विजिबल सबूत चाहिए, एक्चुअल में अगर आपको अपनी आंखों से मुगल पावर की को देखना था कि इसका क्या जो है किस लेवल तक ये पहुंच चुकी है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल था मुगल कोर्ट। जैसे जैसे अंपायर जो है उसकी ताकत बढ़ती चली गई, वैसे वैसे आपको मुगल कोर्ट जो था उसकी शक्ल में भी जो है आपको चेंजेस समझ में आते गए। तो अगर आप बेसिकली विजिबल सेंटर देखना चाहते हैं मुगल पावर का, जहां से आपको पता चलेगा कि इनकी प्रेस्टीज, अथॉरिटी, पावर का क्या लेवल है या क्या परिस्थिति चल रही है, तो मुगल कोर्ट उसका एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे 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 आपका अंपायर फैला, वैसे वैसे आपका मुगल कोर्ट और ज्यादा वैभवशाली होता चला गया, और ज्यादा लग्जूरियस होता चला गया, और ज्यादा उसमें जो है चीजें आपको या एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। बाद में औरंगजेब के बाद जैसे जैसे अंपायर के बुरे दिन शुरू होते हैं और ये डिमिनिश होना शुरू होता है, वैसे वैसे मुगल कोर्ट में भी जो है आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, और आपको समझ में आता है कि अब जो अंपायर है अपने ढलान की तरफ है, या फिर ये कम से कम उतना पावरफुल या उतना मजबूत नहीं जितना पहले हुआ करता था। तो बेसिकली मुगल अंपायर या फिर मुगल पावर जो है उसको अगर आपने आंकना है, उसको आपने तौलना है, तो सबसे बढ़िया आंखों से देखने वाला जो उसका सबूत है वो है आपका कोर्ट। किस तरीके से ये कोर्ट बढ़ा, किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरीके से फिर इसकी वैभव जो है वो बढ़ता चला गया, और उसके बाद में किस तरीके से इसमें कमी आई। इनफैक्ट ये मुगल कोर्ट ही वो जगह थी जहां पर आपके पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए जाते थे, यानी कि जो भी आपके राजनीतिक रिश्ते वगैरह बनने हैं, किसके साथ में आपको दोस्ती करनी है, किसके साथ में दुश्मनी करनी है, किससे संधि करनी है, किससे लड़ना है, वो सारे फैसले वगैरह जो भी आपने लेने हैं पॉलिटिकल अलायंसेस के, यहीं पर किए जाते थे। और जो भी रिलेशनशिप जिसके साथ में जैसे भी बनाने हैं वो सारे के सारे यहां पर फोर्ज किए जाते थे, यहीं पर जो है उनका निर्णय लिया जाता था। कौन जो भी आपका कोर्ट में बैठ रहा है उसका क्या स्टेटस है, क्या उसकी हायरार्की है, सारी की सारी जो है यहां पर डिफाइन की जाती है। कौन सबसे ऊपर आता है, कौन सबसे आला है, कौन सबसे नीचे है, कौन बीच में है, इन सारी किसकी पावर सबसे ज्यादा मानी जाएगी बादशाह की बात, कौन बादशाह के सबसे ज्यादा करीब है, कौन उन पर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस रखता है, सारी की सारी चीजें जो है अगर आपने देखनी है, मुगल कोर्ट इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है, अब ये सारी चीजों को देखने के लिए हम लोग, ये सारी बातों को समझने के लिए हम लोग उन क्रॉनिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे जो हमको इन
मुगल कोर्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। अब ये मुगल कोर्ट समझ में आ गया कि पावर का एक स्रोत है, यहां से मुगल अंपायर की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, समझने के लिए मुगल कोर्ट सबसे विजिबल आपके पास में एविडेंस है या सबसे विजिबल आपके पास में सोर्स है। इसको समझने के लिए फिर अपन क्रॉनिकल का इस्तेमाल जो लिखकर इनके द्वारा छोड़े गए उसके द्वारा हम लोग करेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा आपने देखा कि अभी पॉलिटिकल सिस्टम मुगल्स ने बनाकर तैयार किया है, एक पूरा बहुत बढ़िया किस्म का जो है इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइस किया है। ये पॉलिटिकल सिस्टम मुगल्स ने दो बातों के ऊपर ध्यान में रखकर बनाया था। पहले तो मिलिट्री पावर की मदद से आप जितना इलाका जीत सकते हो वो जीत लो, मगर कई जगहों पर अगर आपकी मिलिट्री पावर काम नहीं आ रही है या फिर कई जगहों पर अगर मिलिट्री का इस्तेमाल करने से बचा जा सकता है तो फिर वहां पर आप ये कर रहे हो कि लोगों को जो अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशंस और कस्टम्स के लोग हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, आप उनको अपने में अकोमोडेट कर रहे हो। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। आपने देखा कि एक सर्टेन इलाका है, इस पर आप इसके रूलर्स को आप जो है इसके इलाके को अपने अंपायर में मिलाना चाहते हो। अब आपने ये देखा कि इसका रूलर इतना मजबूत नहीं है, आपने उसको एक बार बोला कि भाई आप हमारी जो है सत्ता स्वीकार कर लो, अंपायर आप अपना चलाते रहो, मगर उसके बाद आप मुगल बादशाह के अंडर में आ जाओगे। अगर रूलर मान गया तब तो अच्छी बात है, सबके लिए राजी खुशी की बात है, ठीक ठाक चल रहा है। बट अगर रूलर ने मानने से मना कर दिया और आपको दिख रहा है कि मजबूत रूलर नहीं है तो फिर आप उसमें मिलिट्री लेके चढ़ जाओगे। आपने उसको अंपायर को मिटा दिया और आपने उसको जीत लिया, ठीक है जी। अब अगर आपने यही कहानी किसी ऐसे रूलर के साथ में करी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा मजबूत है, 2 मिनट के लिए मान लिया कि चलो वो जीतेगा नहीं, मगर अगर वो हारा तो हारते हारते भी आपको बहुत नुकसान कर जाएगा, आपकी अच्छी खासी फोर्सेस का नुकसान होगा, और अगर आपको जंग लड़नी पड़ेगी तो उसमें लगता है पैसा, उसमें लगता है रिसोर्सेस। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर अगर इस आदमी से जंग लड़ी तो भले ही आप जीत जाओ, मगर उस जीत की कीमत आपको बड़ी चुकाना पड़ेगी, नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए फिर आपने यह किया कि आपने उस व्यक्ति को जो है अकोमोडेट करना शुरू किया। आपने बोला कि अगर आप आ जाते हो तो हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपकी पावर्स वगैरह बनी रहेंगी, आप ये सारी चीजें जो है आपको अलग से जो है पैसा भी दे देंगे, मतलब जो भी है आप प्रलोभन दोगे या जो भी करोगे, आप किसी भी तरीके से उसको अकोमोडेट करोगे। आप ये बोलोगे कि आपके पूरे जो सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, जो भी आपके कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, जो भी तरीके से आपको दिख रहा है कि मनाया जा सकता है तो मनाओगे। इस तरीके से अगर सामने वाला मान गया तो एक जंग लड़ने से आप बच गए जिसमें आपका भी अच्छा खासा नुकसान होता, सामने वाला भी जो है आपके अंडर में आ गया, अलायंसेस वगैरह भी बन गया, बाद में किसी और से लड़ना पड़ा तो उसमें आपकी मदद कर देगा। इस तरीके से दूसरों को सम्मान देकर, दूसरों को इज्जत देकर, दूसरों के कल्चर कस्टम ट्रेडिशन को अकोमोडेट कर और ये वादा कर ये एश्योरेंस देकर कि हम आपकी जिंदगियों में दखल अंदाजियां नहीं करेंगे, राजी खुशी होकर बढ़िया तरीके से अपना बनाकर चलते हैं अलायंसेस वगैरह। इस तरीके से भी जो इन्होंने अपने अंपायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था। तो याद रखिएगा, मुगल अंपायर सिर्फ आपका तलवार के जोर पर ही नहीं फैला है, तलवार के जोर पर उन्होंने बड़े इलाके को कब्जा किया था, नो डाउट अबाउट दैट, बट पॉलिटिकल अलायंसेस बनाकर भी जो है काफी बड़े इलाके को कंसोलिडेट किया, बिना खून बहाए, बिना जंग लड़े भी जो है इन्होंने काफी बड़े इलाके पर अपना प्रभाव जो है बनाकर रखा था, उसको अपने अंपायर में शामिल किया था। ये सारी बातें, ये अच्छी बातें जो हो रही थी, ये चली हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड तक, 1707 तक। औरंगजेब के टाइम पीरियड में अपने वक्त में इसने ऐसी हरकतें कर दी थी। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा भी था कि जब इनकी डेथ हुई है उसके पहले तक क्या स्थितियां हो गई थी। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड आते आते तक अब अंपायर में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, मगर क्योंकि ये रूलर मजबूत था, केपेबल था, तो इसके कारण इनके टाइम पीरियड तक अंपायर फिर भी जो है इंटैक्ट रहा। लड़ाइयां हो रही थी, 10 जगह पे फ्रंट खुल गए थे, इधर लड़ाई हो रही थी, उधर लड़ रहे थे, सब नाटक चल रहा था, मगर फिर भी अंपायर मजबूत था और दिखता था कि एक मजबूत अंपायर है। मगर इनकी मृत्यु होने के बाद में इस पूरे की पूरी डायनेस्टी की, पूरे के पूरे अंपायर की पावर डिमिनिश होना शुरू हो गई। कैसे डिमिनिश हुई उस पर भी हम लोगों ने बातचीत करी, आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर औरंगजेब के बाद में इस अंपायर का सूरज जो है अस्त होने की तरफ बढ़ चला। पहले यह होता था कि ये 3 आपके कैपिटल्स वगैरह थे जहां से इस पूरे अंपायर को कंट्रोल किया जाता था। एक था आपका दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली आज का नहीं, जो पुरानी दिल्ली है, शाहजहानाबाद का इलाका, वो सारा वो हो गया। दूसरा आपका आगरा और तीसरा आपका लाहौर। याद रखिएगा 3 कैपिटल्स हुआ करते थे इनके। 3 ये जो आपके कैपिटल्स हैं, यहां से आप पूरे के पूरे अंपायर के ऊपर नजर रखते थे, पूरे के पूरे अंपायर को जो है आप कंट्रोल किया करते थे। बाद में होते जब चीजें टूटने लगी, जब चीजें खराब होने लगी, औरंगजेब के बाद में जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ हैंड निकल गया, तो आपके जो रीजनल पावर्स थे वो निकल कर आ गए। उन्होंने ज्यादा मात्रा में ऑटोनॉमी एक्वायर कर ली। पहले तो यह था कि लेट से बंगाल का सूबा है, बंगाल के सूबे में अब आपने एक सूबेदार भेजा हुआ है और वो जो है मुगल बादशाह के नाम पर रूल कर रहा है। अब अगर मुगल बादशाह को वो पसंद नहीं आ रहा, उसका रूल अगर पसंद नहीं आ रहा, तो वो बादशाह उसको बोलेगा कि भैया तुम वापस आ जाओ, या फिर तुम्हारी जगह किसी और को भेज रहा हूं सूबेदार बना के। ये और वो आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका जो बादशाह बहुत मजबूत है, अगर उसके खिलाफ गया
तो मेरी गर्दन उड़ा देगा या फिर मेरे को सजा मिल जाएगी, सारी चीजें। तो वो बात मानता भी था। ये औरंगजेब के टाइम पीरियड तक चल रहा था। उसके बाद में जब अंपायर कमजोर होना शुरू हुआ तो यही जो बंगाल का सूबेदार था उसने बोला अब मैं मानता ही नहीं कि आप मेरे बादशाह हो, या फिर चलो मैंने मान लिया कि नाम के लिए आप मेरे बादशाह हो, बट मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा, अपने मनमर्जी से काम कर रहा हूं। मैं अपने आप को सूबेदार की जगह मैंने अब अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से बंगाल का एक नवाब बनकर आ गया। इसी तरह हैदराबाद दक्कन के इलाके में जो आदमी था उसने अपने आप को निजाम डिक्लेयर कर दिया। कहीं पे अपने आप को किसी ने और अपना जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। किसी ने आपका अवध के इलाके का नवाब का जो सूबेदार था उसने अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया। ऐसे जब आपका मुगल अंपायर कमजोर पड़ा तो आपके जो रीजनल पावर्स थे या फिर इन्हीं के जो मातहत लोग काम कर रहे थे वो अपने आप मजबूत होते चले गए, और उन्होंने जो है मुगल अथॉरिटी को अगर पूरी तरीके से डिफाई नहीं किया, अगर पूरी तरह खुलकर नहीं आया कि नहीं मानता मैं आपको बादशाह, अगर ये नहीं भी बोला तो भी उन्होंने अपने आप में ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा पावर जो है एक्वायर कर ली। इतना सब होने के बाद में भी मुगल्स की जो एक सिंबॉलिक प्रेस्टीज थी, आपकी जो सांकेतिक या फिर प्रतीकात्मक जो आपकी प्रेस्टीज थी वो बनी हुई थी, इनकी जो एक इज्जत बनी हुई थी, मुगलिया सल्तनत और बादशाह हिंदुस्तान और जिले इलाई और ये और वो, ये फिर भी जो है कायम रहा। इसकी अभी जो नाम की जो मट्टी बलीद होनी थी, जो नाम जो बना हुआ था, जिसको अभी इसको बर्बाद होने में और टाइम लगा, तो भले ही आपके जो रीजनल प्लेयर्स वगैरह थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 के बाद में आपके जितने रीजनल प्लेयर्स थे ये मजबूत होते चले गए, इन्होंने ऑटोनॉमी वगैरह एक्वायर कर ली, मगर फिर भी मुगलों का नाम जो था कम से कम वो बना रहा। वो जो एक आपकी कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बस लगभग वैसी कुछ स्थिति थी कि अंपायर खत्म हो रहा था, मगर फिर भी आपका जो नाम है, अथॉरिटी है कि हम ये थे या फिर हम वो हैं, वो चीज अभी भी चल रही थी। सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक जो प्रेस्टीज बनी हुई थी मुगलिया सल्तनत की, नाम वो बना हुआ था। 1707 से लेकर 1807 यानी कि लगभग 100 साल, और उससे लेकर 1857 यानी कि लगभग 40 साल। अब वो जो नाम बना हुआ था उसको बर्बाद होने में 140 साल और लग गए। होते 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 बहादुर शाह जफर की स्थिति ये आ गई कि उनकी रियासत उनकी दिल्ली में जहां उनका किला था या जहां वो रहते थे उसके आसपास की कुछ 4-5 गलियों तक ही बची थी। कहने के लिए मतलब एक सिंबॉलिक तौर पे बोल रहा हूं, मगर कहने का मतलब यह है कि उनकी जो आपकी रियासत, मुगलिया सल्तनत की रियासत थी, वो बहादुर शाह जफर 2 के टाइम तक आते आते खत्म हो गई थी। और फाइनली फिर 1857 की रिवोल्ट में अंग्रेजों ने इनको उठा के ओवरथ्रो भी कर दिया, और उसी के साथ में आपकी जो मुगलिया सल्तनत है ऑफिशियली आपकी खत्म हो जाती है। एंड ये जो थे अपने आखिरी मुगल थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, 1857 की रिवोल्ट के लीडर, जिनकी 1862 में मृत्यु हो गई बर्मा में, रंगून में। और इसी के साथ में आपका जो मुगल अंपायर है 1857 में ऑफिशियली खत्म हो गया था, एंड इनको जो है आखिरी मुगल माना जाता है। इस तरीके से आपका मुगल अंपायर जो है वो बना, उठा, बर्बाद हो गया। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास 12 उसकी दूसरी किताब, उसका लास्ट चैप्टर या थीम नंबर 9 जो है उसके हमारा जो मेन कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसकी बातचीत हम लोगों ने शुरू करी है। जितनी भी बातचीत हम लोगों ने करी है बेसिकली जो आपके चैप्टर के शुरुआती 4-5 जो पेजेस हैं और उसमें जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे हम लोगों ने इसमें पढ़कर खत्म किए हैं। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें अब हम लोग क्रॉनिकल्स के ऊपर मेन फोकस करेंगे कि क्रॉनिकल्स कैसे लिखे जाते थे, क्या उसमें कंटेंट डाला जाता था, कौन उनको लिखता था, क्या उनके फीचर्स वगैरह थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत अपनी करेंगे। तो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम ध्यान रखिए अपना, पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।